सज्जनों, समाज में बिना किसी वजह के होने वाले पारिवारिक क्लेशों को दर्शाती अपनी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कलह। कहानी है, तूने सुबह से लेकर अभी तक केवल गाय के लिए चारा भर लाया है, दूसरा कोई काम नहीं किया। सास ने हर दिन की तरह आज इसी वाक्य से बहू को सुनाए जाने वाले अपने नित्य प्रति के प्रवचन की शुरुआत की। नहीं माँ, गाय के लिए हरा चारा लाने के अलावा सुबह मैंने गौशाला से गोबर हटा उसे खेत तक भी पहुँचाया है। आपने यही काम तो सुबह सुबह करने के लिए बताए हैं, जो मैं रोज करती हूँ। गाय को नहला रही बहू ने धीरे से अपनी बात कही। अच्छा, गौशाला भी साफ कर दी और गोबर भी खेत तक पहुंचा दिया। तू क्या समझती है कि यह सब करके तूने कोई बहुत बड़ा तीर मार लिया? अरे जब मैं तेरी उम्र की थी तो दिन चढ़ने तक कई काम निपटा लेती थी। अगर ऐसा न करती तो मेरी सास मुझे कच्चा चबा जाती। पर एक तू है कि तुझे मेरा कोई डर ही नहीं है। पता नहीं तू किस मिट्टी की बनी है जो तुझे मेरी समझाई किसी बात का फर्क ही नहीं पड़ता। तुझे तेरी माँ बाप ने गृहस्थी के बारे में कुछ भी सिखा कर नहीं भेजा, सब कुछ मुझे ही सिखलाना पड़ रहा है। अब तेरा एक भी काम मुझे पसंद नहीं आ रहा है और तेरी सकल सूरत तक मेरी आंखों में चुभने लगी है। बहू अपने स्वभाव के अनुसार सास की बातें सुन रही थी। उसका पति गौशाला के आंगन के किनारे बैठ पेड़ वाले चारे के डंठलों में बचे पत्तों को हटा डंठलों को अलग रख रहा था। उसे पता था कि माँ बिना किसी कारण सावित्री को हर रोज खरी खोटी सुनाती रहती है, लेकिन वह उसके ही सामने बहू को इतनी कड़वी बातें कहे, यह आज उसे अच्छा नहीं लग रहा था। रोज रोज की तरह माँ द्वारा सावित्री को सुनाई जा रही ये बातें उसे उद्वेलित करने लगी थी और लंबे अरसे से टीका उसके सब्र का बांध टूटने लगा था। तो हमारा पीछा छोड़ कहीं चली क्यों नहीं जाती? तुझसे बिना भी तो यह घर चल ही रहा था। तेरी जगह कोई और होती तो इस घर की यह दशा न होती। तुझे कहते कहते मैं थक जाती हूँ, पर तू है कि तुझ पर मेरी बातों का कोई असर ही नहीं होता। तुझसे अच्छी तो यह गाय है जो दूध तो देती है, जबकि तेरा इस परिवार को कोई लाभ नहीं है। गाय को नहलाने के बाद उसे घास पानी देती बहू को सास लगातार कुछ ना कुछ सुनाए जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह इसी तरह से अपना मनोरंजन करती हो। आज उसके सामने ही पत्नी पर मां द्वारा किए जा रहे तेज वाणी प्रहारों से धर्मों स्वयं को आहत महसूस करने लगा था। धर्मों ने धीरज बटोरा और मां के इस प्रवचन के बीच में ही उसे टोकते हुए कहा, मां कुछ तो शुभ शुभ बोलो। तुम लगातार बेवजह सावित्री को कोसती जा रही हो। जरा इतना तो सोचो कि तुम्हारी अपनी बेटियां भी ब्याह कर किसी दूसरे के घर में गई हैं। अगर उनसे भी वहाँ इसी तरह का व्यवहार होता हो तो क्या वह तुम्हें अच्छा लगेगा? बेटा, तू समझता नहीं, ये पराए घर से आई है। ये तेरी बहनों की तरह नहीं है। इसे ना तो इस घर से प्यार है और ना ही ये इस घर की तरक्की चाहती है। अगर इसे इतनी समझ होती तो ये दिन रात काम में लगी रहती और इस घर के लिए कुछ खास करके दिखाती। वैसे भी ये मेरी बहू है और इसे समझाना मेरा काम है, तो बीच में क्यों बोले जा रहा है? माँ, सावित्री अगर तेरी बहू है तो क्या यह इंसान नहीं है? क्या बहू इंसान नहीं होती? क्या यह भी तेरी बेटियों की ही तरह किसी की बेटी नहीं है? तो इतना तो सोच कि यह भी तेरी ही तरह एक औरत है। फिर एक औरत दूसरी औरत पर इस तरह से अत्याचार करना क्या अच्छी बात है? रोज की ही तरह आज भी सावित्री सुबह से लगातार काम में लगी है, पर तुझे इसका काम दिखाई ही नहीं पड़ता। माँ, मुझे अपने मुँह से तुझे इस तरह की बातें कहना अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अगर एक औरत ही दूसरी औरत पर इस तरह अत्याचार करती रहेगी, तो पिसेगी तो औरत ही। फिर थोड़ा पास-पड़ोस का भी ख़्याल रखो। माँ, तेरी इन हरकतों के कारण गाँव के सब लोग रोज़ हमारा मज़ाक उड़ाते हैं।
हमारे यहाँ 3 लोगों का छोटा-सा परिवार तेरी इस रोज़-रोज़ की बेमतलब की खटपट के कारण किसी महाभारत से कम नहीं रह गया है। तू आज कुछ ज़्यादा ही बोले जा रहा है। इसका कारण मैं समझ गई हूँ। आज इसने तुझे ज़रूर मेरे खिलाफ भड़काया होगा, तभी तू यहाँ बैठ जोरू का गुलाम बन इसके साथ काम कर रहा है। यही है ना? आज तक तो तूने मेरी किसी बात पर इस तरह से जबान नहीं चलाई थी। फिर आज तुझे ये क्या हो गया? माँ ने धर्मों को चुप करने के लिए ताना कसते हुए कहा। माँ, आज मैं यह सब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब सारी हदें पार हो चुकी हैं। तूने दिनों दिन नई नई बातें बना इस बेवजह की डांट डपट को लगातार जारी रखा हुआ है, जिससे सावित्री चिंताग्रस्त रहने के साथ साथ मानसिक रूप से भी कमजोर होने लगी है। तू ना जाने क्यों इससे बिला वजह का बैर पाले बैठी हो। अब मैं धृतराष्ट्र बन घर में इस बिला वजह की कलह को और देर तक जारी नहीं रहने दे सकता। इस घर की बेहतरी के लिए अब मैं और ज्यादा देर चुप नहीं बैठ सकता। आमतौर पर चुप रहने वाला धर्मू आज माँ को समझाते हुए यह सब कहता जा रहा था। लगा जैसे अब उसका धैर्य जवाब दे चुका हो और सास बहू की रोज रोज की कलह अब अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी हो। धर्मों के मुख से ये बातें सुन माँ और भी क्रोधित हो गई। बहू को दो चार गालियां दे वह जोर से चिल्लाती हुई धर्म से कहने लगी, तू तो सदा से ही जोरू का गुलाम है, हमेशा इसका ही पक्ष लेता है। क्या यही तेरा धर्म है? मैं तो अभागी हूँ जो मेरे तुझ जैसा बेटा पैदा हुआ। अगर आज ही मेरा यह हाल है तो कल बुढ़ापे में जाने क्या होगा। बहू को टोकूंगी नहीं, इसे डांटूंगी नहीं तो यह सीखेगी कैसे? लोग क्या बोलेंगे? वह तो अपनी बहुओं से मारपीट तक करते हैं। पर माँ, अब तू भी क्या दूसरों की तरह इसके साथ मारपीट का सिलसिला शुरू करना चाहती है? तेरी इस रोज रोज की टोका टोकी और डांट डपट से ही मेरी शादी के 2 साल बीत चुके हैं। तू इसे सुबह डांटना शुरू करती है और यही करते करते रात हो जाती है। अगर तू चुप रहेगी तो भी तू यह घर के सब काम करेगी ही। माँ, सावित्री के साथ तेरा यह व्यवहार अच्छा नहीं है। धर्मो ने आज जोर से अपनी बात रखते हुए कहा। माँ ने थोड़ी देर चुप रहकर शुभ करना शुरू कर दिया। फिर धर्मों की आंखों में आंखें डाल कहने लगी, बेटा, आज मैं तुझे अच्छी तरह से पहचान गई हूँ। अब तू मेरा बेटा नहीं रहा, पूरी तरह से इसका ही हो गया है। आज के बाद तेरा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। अब मुझे चुप बैठकर बहू की सारी हरकतों को देखना पड़ेगा और सारी उम्र इसी दुख के साथ बितानी पड़ेगी। जा, आज से तेरी सावित्री पूरी तरह से स्वतंत्र है और मैं इसे कभी कुछ नहीं बोलूंगी। यह कहकर माँ रोने लग पड़ी। माँ के यह सब कहने के लहजे से धर्म समझ गया कि उसके इस हस्तक्षेप से बात बनने के बजाय और ज्यादा बिगड़ चुकी है। आज धर्मो ने बड़ी हिम्मत की थी जो माँ के सामने अपने मन की बात रख दी। उसने शहर में किसी बड़ी कोठी में चौकीदार की नौकरी की थी, जहाँ उसने देखा था कि वहाँ घर की बहुएं पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वहाँ सास अपने तरीके से रहती थी और बहुएं अपने तरीके से। सास कभी भी इस तरह से बहुओं पर रौब जमाती नहीं देखी गई और ऐसा बेवजह का झगड़ा न होने के कारण घर के पुरुष भी अपना काम शांति के साथ करते थे। वहाँ घर के सारे लोग सुख चैन के साथ अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे और परिवार दिनों दिन तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहा था। धर्मो ने एक बात समझ ली थी कि माँ की विचारधारा पीढ़ियों से ढोई जा रही दबाव की मानसिकता से ग्रस्त है, जिसमें बहुओं को लगातार डांट डपट करते रहना, बात बात पर तंग करना और उन्हें दोयम दर्जे का इंसान समझने की मानसिकता शामिल है। शायद माँ ने स्वयं भी बहू के रूप में इसी तरह का व्यवहार देखा और सहा होगा, जिसे वह आगे भी जारी रखना चाहती है। लेकिन जो बुरा व्यवहार उसके साथ हुआ होगा, वही अपनी बहू के साथ करना और उसे जारी रखना कोई बुद्धिमानी तो नहीं है। आज तक धर्मों ने घर की सारी समस्याओं का कारण अपने घर में पसरी गरीबी को माना था। इस समस्या को जड़ से उखाड़ने के लिए वह लगातार प्रयासरत भी था, लेकिन आज उसने सोच समझकर यही निष्कर्ष निकाला था कि घर से गरीबी को दूर करने में बहुत समय लगेगा। शायद इस पूरे जन्म में भी वह इससे छुटकारा ना पाए। पर माँ को समझाकर इस रोज रोज की कलह से तो
छुटकारा पाया ही जा सकता है और उसकी यह सोच घर में कमोबेश शांति लाने का माध्यम भी बन सकती है, लेकिन वह अपनी सोच में कामयाब नहीं हो पाया था। धन्यवाद।